साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में आपने अर्थशास्त्र की परिभाषाएं और अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अपनी इस क्लास में उससे अगली कड़ी में बढ़ते हुए अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण पार्ट माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी के माइक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी के मैक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से बना है, माइक्रो शब्द से बना है, जबकि मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से बना है। मैक्रोस का अर्थ होता है वृहद या बड़ा या व्यापक, जबकि माइक्रोस का अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा, सूक्ष्म या छोटा। इस तरह हम कह सकते हैं, यदि हमें छोटी इकाइयों का अध्ययन करना होता है, अर्थात एक इकाई का अध्ययन करना होता है, चाहे वह एक उपभोक्ता हो, एक फर्म हो, एक उत्पादन करता हो, एक उद्योग हो, अगर हमें इनका अध्ययन करना होगा तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल करेंगे। जबकि एक से अधिक अर्थात सामूहिक इकाइयों का अध्ययन करना होगा तो उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल करेंगे। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिक, और समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र इकाइयों का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि और समष्टि दो शब्द हैं जिनका सर्वप्रथम उपयोग अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भाई साहब रैगनर फ्रिश, जिन्होंने सन 1932 में दो शब्दों का प्रयोग किया, व्यष्टि और समष्टि। उससे पहले जितनी भी धारणाएं थी वो हम सामान्यतः व्यष्टि अर्थशास्त्र में लेते हैं, लेकिन भाई साहब रैगनर फ्रिश ने हमारे लिए इसको दो भागों में बांट दिया, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। जब इनको दो भागों में बांट दिया है तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा, और आप पढ़ने के लिए तैयार भी हैं। चलो आज हम इनका अध्ययन करेंगे, अलग अलग पार्ट का अध्ययन करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को पढ़ेंगे, इसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, समष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से क्षेत्र हैं। उनके बाद में हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का दोनों का अंतर करेंगे। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल यूट्यूब चैनल पर और जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध होंगे। अगर अभी तक आपने जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और रेगुलर वीडियो प्राप्त करने के लिए, इकोनॉमिक्स का एक निश्चित शेड्यूल में तैयारी करने के लिए जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जहां पर रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निःशुल्क आप हल कर सकते हैं, और रेगुलर फ्री टेस्ट की सुविधा भी जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो आइए अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम
व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है। आज हम इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है, इसमें व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिक या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करते हैं। विशिष्ट इकाइयां जैसे एक उपभोक्ता का अगर हमें अध्ययन करना है तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे। एक उत्पादनकर्ता, एक फर्म, इन सभी का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ वह होगा कीमत तंत्र, और कीमत तंत्र का प्रभाव व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। इसका विस्तृत कीमत के संदर्भ में अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता, वह है व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अलग अलग छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। सामूहिक इकाइयों का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं करेंगे, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करेंगे। जैसे चीनी उद्योग है, चीनी की अगर हमें अलग अलग मील का अध्ययन करना है, अलग अलग व्यक्तियों की आय का अध्ययन करना है, अलग अलग व्यक्तियों की बचत के स्तर का अध्ययन करना है, उपभोग का अध्ययन करना है, तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन करेंगे, छोटे छोटे भागों का अध्ययन करेंगे। अगली जो इसकी विशेषता है, यह विशेषता है व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी अर्थशास्त्र के जन्मदाता को ही कहा जाता है। और अर्थशास्त्र के जन्मदाता आप पहले से जानते हैं, पिछली क्लास में आपने पढ़ा भी है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, व्यष्टि अर्थशास्त्र को लोकप्रियता प्रदान करने का श्रेय अगर जाता है तो वो एडम स्मिथ को नहीं जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को लोकप्रियता प्रोफेसर मार्शल ने दी है, और एडम स्मिथ का संबंध होता है क्लासिकल अर्थशास्त्र से। और क्लासिकल अर्थशास्त्री हमेशा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की बात करते हैं। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता को मानकर चलता है। इसी तरह हम अगली विशेषता पढ़ेंगे जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है, कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत हमेशा मांग और वस्तु की पूर्ति के ऊपर निर्भर करता है। कीमत सिद्धांत या कीमत का निर्धारण मांग और वस्तु की पूर्ति के ऊपर निर्भर करेगा, और वस्तु की मांग उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करेगी, जबकि वस्तु की पूर्ति उत्पादनकर्ता के व्यवहार पर, उत्पादनकर्ता के स्वभाव पर, और साथ ही उस वस्तु की लागत पर भी निर्भर करती है। अगर वस्तु की लागत ज्यादा होगी तो उत्पादनकर्ता उस वस्तु की कम इकाइयां उत्पादन करेगा और पूर्ति भी कम होगी। इस तरह वस्तु की कीमत सिद्धांत या वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति के ऊपर निर्भर करेगी। इस तरह से अर्थशास्त्र की यहाँ पर हमने 4 परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है, यह इसकी प्रमुख विशेषता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता को मानता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है और छोटे छोटे भाग का अध्ययन करता है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र में महत्व या सामान्य जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की चर्चा की है। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यवहारिक जीवन में या अर्थशास्त्र में क्या महत्व है उसका अध्ययन हम करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है
संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक है। हम जानते हैं कि एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने के लिए हमें छोटी छोटी इकाइयों के जानकारी होना जरूरी है, और छोटी छोटी इकाइयों की जानकारी हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र से मिलती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम छोटी छोटी इकाइयों के बिना बड़ी इकाइयों का अर्थ या उसका महत्व नहीं समझ सकते, इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगली विशेषता है व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में निर्णय लेने में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र से व्यक्तिगत इकाइयां अपने क्षेत्र में निर्णय लेती हैं। ये निर्णय लेती हैं किस वस्तु को उत्पादन करें, कौन से साधन का प्रयोग करें, कौन सी फर्म इसमें लाभदायक है। व्यक्तिगत स्तर पर सूक्ष्म इकाई अपने निर्णय व्यष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार लेती हैं। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वह है सरकार की आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। यदि सरकार समग्र रूप से पूरे भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बनाएगी तो निश्चित रूप से वो नीतियां सफल साबित नहीं होंगी, असफल होंगी। इसलिए सरकार व्यक्तिगत स्तर पर जानकारी प्राप्त करके कि राजस्थान में व्यक्तियों को किस चीज की आवश्यकता है, हरियाणा के व्यक्तियों को किस चीज की आवश्यकता है, देशराज को किस चीज की आवश्यकता है, अर्थात छोटी छोटी इकाइयों का ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है। और छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन हम किस में करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। इस तरह सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथियों, हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं पढ़ी, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व पढ़ा। उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 3 क्षेत्र हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र है, वस्तु की कीमत का निर्धारण। यह चीज आपको अभी बताया गया है इसी वीडियो में। कीमत निर्धारण का सिद्धांत। कीमत निर्धारण का सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है। और कीमत का निर्धारण जो होगा वह 2 इकाइयों के ऊपर होगा, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। लेकिन वस्तु की मांग जो निर्भर करेगी वह उपभोक्ता के व्यवहार के ऊपर निर्भर करेगी। वस्तु की मांग उपभोक्ता के व्यवहार पर निर्भर करती है, जबकि वस्तु की पूर्ति उत्पादनकर्ता के व्यवहार पर निर्भर करेगी। उत्पादनकर्ता के व्यवहार पर निर्भर करेगी, लेकिन साथ साथ उस वस्तु के उत्पादन में जो लागत आई है उसके ऊपर भी उस वस्तु की पूर्ति निर्भर करती है। इस तरह अर्थशास्त्र में वस्तु की कीमत का निर्धारण भी महत्वपूर्ण होता है। अगला जो पार्ट है इसमें, इसका क्षेत्र है, वह है साधनों की कीमत का निर्धारण। साधनों की कीमत का निर्धारण का अध्ययन भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। जैसा कि एक अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 4 साधन पाए जाते हैं: श्रम, पूंजी, भूमि, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी, जिसको हम सासी भी कह सकते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में ये 4 साधन होना बहुत जरूरी है। इनकी अलग अलग साधनों की अलग अलग कीमत का निर्धारण हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। श्रम की
कीमत जो होगी वह होगी मजदूरी, श्रम की कीमत मजदूरी। पूंजी की कीमत होगी ब्याज, भूमि की कीमत है लगान, और साहसी या उद्यमी की जो कीमत है वह है लाभ। इन सभी का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में इन साधनों की कीमत का निर्धारण करने के लिए मजदूरी का सिद्धांत, श्रम की कीमत का निर्धारण करने के लिए मजदूरी का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पूंजी की कीमत का निर्धारण करने के लिए ब्याज का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, और भूमि की कीमत का अध्ययन करने के लिए लगान का सिद्धांत पढ़ेंगे। और साथ ही यदि हमें उद्यमी या साहसी की कीमत का निर्धारण करना है तो लाभ का सिद्धांत पढ़ना होगा। ये सभी सिद्धांत हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, और ये सभी सिद्धांत किसके हैं? साधन की कीमत निर्धारण के सिद्धांत हैं, जिनका अध्ययन हम आगे चलकर व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही करेंगे, वितरण के सिद्धांत में। और अंतिम जो इसका क्षेत्र आता है वह है आर्थिक कल्याण का निर्धारण। आर्थिक कल्याण का निर्धारण जो है इसका अध्ययन भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही करते हैं। आर्थिक कल्याण की बात आई है तो आपके लिए एक प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है। इसका अगर आपको आप पिछला वीडियो देखा है, पिछली क्लास देखी है, तो निश्चित रूप से आपको इसका आंसर मालूम होगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किस किस का अध्ययन करेंगे, एक बार इसकी समरी हम दोबारा से करते हैं। सबसे पहले है हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं उपभोग का। जो हमें पढ़ना होगा वह है उपभोग। उत्पादन भी, उत्पादन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन हम इसमें करेंगे। विनिमय, वितरण, और उसके बाद पढ़ेंगे हम आर्थिक कल्याण। ये सभी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ेंगे। इन पार्ट में, अर्थात ये 5 पार्ट हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और आर्थिक कल्याण। ये छोटे से पार्ट, इस इन 5 पार्ट में पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र समाई हुई है। लगता छोटा सा है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। मेहनत भी एक निश्चित रणनीति के साथ अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें ये 5 पार्ट बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक रणनीति चाहिए, और रणनीति के लिए आपको जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन को फॉलो करना होगा। अभी तक हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, और समष्टि अर्थशास्त्र में भी वही चीज पढ़ेंगे जो हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ा, उसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व और व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। इसी तरह हम समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र भी पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र है जो वृहद इकाइयों का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी के किस शब्द से मिलकर बना है? मैक्रो शब्द से मिलकर बना है। अंग्रेजी के मैक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और मैक्रो शब्द किससे बना है? ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? व्यापक है, या हम बड़ा भी कह सकते हैं, वृहद भी कह सकते हैं। और सबसे जो की पॉइंट है यहाँ पर, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, वह है इसका अर्थ समग्र। यदि हमें समग्र इकाइयों का अध्ययन करना होता है तो वह किस में करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो एग्जाम की तरफ से इंपोर्टेंट की पॉइंट समग्र शब्द होता है व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के लिए, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो की पॉइंट होता है वह है व्यक्तिक।
व्यक्तिक इकाई के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समग्र इकाई के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिक इकाइयों का योग का अध्ययन करेंगे। जैसे हम एक परिवार है, एक परिवार है जिसमें 5 अलग-अलग सदस्य हैं। ये सभी सदस्य अलग-अलग जॉब करते हैं, अलग-अलग अपनी पेमेंट है, बचत भी अलग है, उपभोग भी अलग है, सेवाएं भी इनकी अलग-अलग है। इनका अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो ये व्यक्तिक में होगा, इस इकाई का अध्ययन करेंगे तो यह भी व्यक्तिक इकाई होगी जिसका हम अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। लेकिन अगर हमें कहा जाए इन सभी इकाइयों का एक साथ समग्र अध्ययन करना है तो वह अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से व्यष्टि और समष्टि में अंतर समझ में आ गया होगा। समग्र अध्ययन किनका? व्यक्तिगत इकाइयों का। इन सभी इकाइयों का अगर हम जोड़ करते हैं, योग करते हैं तो समग्र बन जाएगी और समग्र समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। जब इनका योग करते हैं तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जो है वह योगात्मक अर्थशास्त्र है। कौन सा अर्थशास्त्र कह सकते हैं इसको? योगात्मक अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। तो यहां से एक प्रश्न बन गया, योगात्मक अर्थशास्त्र का संबंध है व्यष्टि अर्थशास्त्र से या समष्टि अर्थशास्त्र से? निश्चित रूप से आपका यह क्वेश्चन सही होने वाला है अगर आपका एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं हैं, महत्व है या क्षेत्र है, वही है जो हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़े हैं, लेकिन उससे डिफरेंस है। वहां पर हम व्यक्तिक स्तर पर करे थे, यहाँ पर समष्टि में समग्र स्तर पर उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी जो विशेषता है व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र की, वह है व्यापक दृष्टिकोण। यहाँ पर मैं आपको व्यष्टि और समष्टि में अंतर भी बताते हुए चलूंगा। व्यापक दृष्टिकोण का अध्ययन किसकी विशेषता है? समष्टि अर्थशास्त्र की। लेकिन स्मॉल संकीर्ण दृष्टिकोण का अध्ययन हमें करना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में। वृहद दृष्टिकोण समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यापक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे और व्यापक रूप से इसका विश्लेषण करेंगे। इसकी विशेषता है यह समष्टि अर्थशास्त्र में। अगली जो मुख्य विशेषता है वह है आय व रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण पार्ट है आय व रोजगार का सिद्धांत। इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की या समग्र स्तर की आय व रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत या कीमत निर्धारण का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से समष्टि अर्थशास्त्र के लिए मुख्य कड़ी, मुख्य इकाई जो है वह है आय व रोजगार का सिद्धांत। अगला है परस्पर निर्भरता। तीसरी विशेषता है परस्पर निर्भरता। समष्टि अर्थशास्त्र में सभी क्षेत्र परस्पर निर्भर होते हैं। जैसे आर्थिक क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं? पहले 3 थे, अब 5 हो गए। आर्थिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र के ऊपर द्वितीयक क्षेत्र निर्भर करता है, द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर सेवा क्षेत्र निर्भर करता है। इस तरह हम कह सकते हैं परस्पर निर्भरता पाई जाती है। इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में, आर्थिक व्यष्टि अर्थशास्त्र में या आर्थिक क्षेत्र में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। यह व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व पढ़ेंगे, कहाँ पर यह उपयोगी है, कहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसका महत्व जो आता है, जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक है। एक अर्थव्यवस्था है
जटिल अर्थव्यवस्था है, वृहद अर्थव्यवस्था है, उसको समझने में सहायक है। एक इकाई का अध्ययन तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर 100 इकाइयाँ हैं, 100 इकाइयों को अगर मिलाया जाए तो अध्ययन संभव नहीं है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से इन सभी इकाइयों का, समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। जैसा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी महत्व है आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। छोटी छोटी इकाइयों से जानकारी प्राप्त कर उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग वृहद स्तर पर आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं, और वृहद स्तर पर आर्थिक नीतियों के लिए छोटी छोटी इकाइयों का समग्र अध्ययन सामूहिक रूप से उनकी जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग योजनाएं या आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। यह समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वह इसकी अगली विशेषता है समष्टि विरोधाभास को समझने में सहायक है। विरोधाभास यहाँ पर शब्द आया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। विरोधाभास, विपरीत। जैसे अगर आप बचत करते हैं तो यह आपके लिए लाभदायक है। यदि इंडिया के सभी लोग बचत करना शुरू कर दें तो यह उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए या भारत के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए समष्टि विरोधाभास को समझने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। एक इकाई के लिए जो लाभदायक होता है जरूरी नहीं है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए वह लाभदायक हो। अगला जो पॉइंट है वह है समष्टि अर्थशास्त्र में हम इसकी जो क्षेत्र हैं जिसमें हम इसका अध्ययन करते हैं वो हैं राष्ट्रीय आय व रोजगार। ये समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं, इनको अंग भी कह सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के। राष्ट्रीय आय व राष्ट्रीय रोजगार का अध्ययन हम किस में करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। आर्थिक विकास का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। साथियों, यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाली दो चीजें हैं। एक तो है सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर, कीमत का संबंध हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी देखा था, लेकिन वहां पर क्या था? कीमत निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने कीमत निर्धारण सिद्धांत पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे सामान्य कीमत स्तर। अगला जो है वितरण। वितरण का उल्लेख किस में किया गया है? वितरण का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है, लेकिन वितरण का समष्टिगत सिद्धांत हमें समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ना होगा। साथियों, इस तरह से हमने आज इस क्लास में समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र की विस्तृत व्याख्या की है।